हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉप 10 रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन जो फ्रेशर लेवल पे आपसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन और कोड के साथ एक्सप्लेन्ड हैं जो आपकी इंटरव्यू में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो आपको किसी भी टाइप का इंटरव्यू हो। ठीक है, तो रिएक्ट में जैसे फ्रेशर बिगनर लेवल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे मैंने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे। और अगर आपको ऐसी सिमिलर वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, हम और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है कि व्हाट इज रिएक्ट। तो सबसे पहले रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन में वो मेन बेसिक बिगनर लेवल क्वेश्चन यही होता है कि रिएक्ट होती क्या है। ठीक है, तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, रिएक्ट क्या है याद रखना, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ना फ्रेमवर्क बोलना है ना कोई पैकेज बोलना है, बस बोलना है आपको कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो डिजाइन की गई है बिल्डिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेसेस। ठीक है, डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस बनाने के लिए रिएक्ट डिज़ाइन की गई है। और ये फेसबुक मेटा ने बनाई है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसने बनाई है रिएक्ट, तो आपको बताना है ये फेसबुक ने बनाई है, जो अब मेटा हो गया है। ठीक है, तो रिएक्ट का मेन आइडिया है यूआई को स्मॉल रीयूजेबल कंपोनेंट्स में तोड़ना ताकि वेब ऐप फास्ट और स्केलेबल बने। ठीक है, तो it enables developers to create fast scalable web application by breaking down complex UI into manageable usable pieces। मतलब कि बड़े कोड को एक UI बनाना, प्रॉपर UI बनाना कैसे, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अलग अलग तोड़ के फास्ट और स्केलेबल बना के। ठीक है, अलग अलग फीचर को जैसे फूटर हेडर इन सबको अलग अलग अगर आप तोड़ोगे फिर उस पर काम करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा ना, इंस्टेड ऑफ कि सबको एक साथ बनाना। तो रिएक्ट का मेन यही है कि यूआई को स्मॉल रीयूजेबल कंपोनेंट्स में तोड़ना ताकि वेब ऐप फास्ट और स्केलेबल बने। यानी एक लार्ज ऐप को छोटे छोटे पार्ट्स कंपोनेंट्स में डिवाइड करके एक एफिशिएंट बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो रिएक्ट के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे कि ये लाइब्रेरी है और ये फेसबुक मेटा ने क्रिएट करी थी और ये यूआई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। तो रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो देखो, रिएक्ट का मेन जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक वो कंपोनेंट्स ही होता है। मैंने जैसे बताया था आपको कि बड़े बड़े कोड को यूआई को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वो कंपोनेंट्स ही होते हैं। तो रिएक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे लीगो ब्लॉक से बिल्डिंग बनती है। ठीक है, ऐसे। अब ये क्या है, रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इन्हें मतलब आप बार बार यूज कर सकते हो, एक कंपोनेंट को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। तो दो टाइप्स के होते हैं ये, एक आपका क्लास कंपोनेंट होता है जो हम पहले यूज करते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल। और एक आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं जो अब आप यूज करते हो हुक्स के साथ, जैसे यूज इफेक्ट, यूज स्टेट। ठीक है, और एक आपका होते हैं इंडिपेंडेंट, सेल्फ कंटेन्ड। ईच कंपोनेंट मैनेजेस इट्स लॉजिक, रेंडरिंग एंड बिहेवियर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर। तो मतलब हर कंपोनेंट अपना खुद का लॉजिक और यूआई हैंडल करता है दूसरे से इंडिपेंडेंट होके। तो अगर ये तीन इसके वो है फीचर्स टाइप की, रीयूजेबल होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सेल्फ कंटेंट होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका JSX क्या होता है। तो JSX का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। तो इसे हम HTML जैसे कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं हम, HTML आपको पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो JSX से क्या कर सकते हैं हम, जावास्क्रिप्ट XML से हम HTML जैसा कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये इजी होता है और रीडेबल सिंटैक्स मिलता है इससे। ठीक है, रिएक्ट एलिमेंट्स बनते हैं, सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट एलिमेंट्स को आप इजीली बना सकते हो। आपको रिएक्ट जैसे ये है, ठीक है, ये JSX का एग्जांपल है। जैसे हम HTML में लिख देते हैं हेडिंग टैग, उसके अंदर हेडिंग लिख देते थे। तो ये JSX के यूज से हुआ। और अगर JSX यूज ना करे तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करो, क्रिएट एलिमेंट हेडिंग करो। ठीक है, फिर उसके अंदर ये टेक्स्ट डालो। तो JSX से क्या हुआ, सिंपल आप HTML का मदद की तरह ही रिएक्ट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये एक्सएमएल जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल के ऊपर मतलब एक्सटेंड करता है। और ये सिंटेक्स एक्सटेंशन है जो आपको लेट करता है कि आप एचटीएमएल जैसा कोड लिखो जावास्क्रिप्ट फाइल में। और सिंप्लीफाइड यूआई क्रिएशन बनाता है ये, और एनहेंस्ड रीडेबिलिटी की आप इजीली रीड कर सको। ठीक है, मेंटेनेबल बनाता है हमारे कोड को। ठीक है, जेएसएक्स पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्चुअल डोम क्या होता है। तो वर्चुअल डोम एक इन मेमोरी कॉपी होती है एक्चुअल डोम की। ठीक है, वर्चुअल डोम जैसे नाम से आपको समझ आ रहा है, वर्चुअल मतलब कि मेन डोम की एक छोटी कॉपी। ठीक है, तो वर्चुअल डोम इज अ लाइट वेट इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल डोम। तो डोम का एक छोटा सा वर्चुअल पार्ट। ठीक है, जैसे कि जब डाटा चेंज होता है रिएक्ट में तो पहले वर्चुअल डोम अपडेट करता है। ठीक है, फिर कंपेयर क्या करता है कि डिफरेंट डिफिंग एल्गोरिथम से कंपेयर करता है, फिर सिर्फ चेंज्ड पार्ट को रियल डोम में अपडेट कर देता है। मतलब कि पूरा डोम अपडेट ना करने के बजाय सिर्फ चेंज्ड पार्ट को रियल डोम में अपडेट कर देना। मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कॉपी है, ठीक है, और दूसरी कॉपी है।
तो मैंने ओरिजिनल वाली कॉपी नहीं ली, सिर्फ नई वाली कॉपी में मैंने दूसरे पेज पे जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे कुछ लिख दिया। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पूरी कॉपी लेके सारे पेजेस लेके लिखना, मैंने सिर्फ एक पेज लेके उसमें नई चीज़ लिख दी, तो जो नई चीज़ है वो उनने रियल वाले में डाल दी। ठीक है, तो मतलब पहले वर्चुअल डॉम अपडेट करता है, फिर कंपेयर करता है कि क्या चेंजेस है। वो कौन से एल्गोरिथम से करता है? डिफिंग एल्गोरिथम से। अगर पूछते हैं कि कौन से एल्गोरिथम से वर्चुअल डॉम कंपेयर करता है, तो आप क्या बताओगे? डिफिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो और फिर सिर्फ चेंज्ड पार्ट को रियल डॉम में अपडेट कर देता है। तो ये फास्टर होता है, ठीक है, और एफिशिएंट होता है। ठीक है, कि मतलब कि ओनली चेंज्ड एलिमेंट आर अपडेटेड एंड मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपको समझ आ गया वर्चुअल डोम क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है प्रोप्स क्या होता है। ठीक है, तो प्रोप्स क्या होते हैं? प्रोप्स लाइक एक तरीके की प्रॉपर्टीज हैं जो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक डाटा भेजने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड प्रोप्स आर आर्ग्यूमेंट पास्ड फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, सिमिलर टू फंक्शन पैरामीटर, मतलब एक तरीके से पापा के पास कोई चीज़ है और उसको बच्चे को भेजना है, तो इस तरीके से हम प्रोप्स भेज सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें आपका ये है आपका चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका पेरेंट कंपोनेंट। अब पेरेंट कंपोनेंट के पास नेम है और एज है। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट के पास एक डिव है जिसमें उसके पास नेम भी दिया गया है और एज भी दिया गया है। तो चाइल्ड कंपोनेंट ने क्या करा, एक डिव में प्रॉप्स पास करे। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट से प्रॉप्स पास करे और प्रॉप्स डॉट नेम लिख दिया। ठीक है, प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट एज लिख दी, तो इससे क्या होगा, यहाँ से नेम और एज आ जाएगी, तो इससे क्या हुआ, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पेरेंट की प्रॉपर्टीज आ गई यूजिंग प्रॉप्स। ठीक है, तो प्रॉप्स के बारे में अगर आपसे थ्योरेटिकल पूछते तो आपको यही बताना है कि प्रॉप्स एक तरीके की प्रॉपर्टीज हैं जो पेरेंट से चाइल्ड तक डाटा भेजने के लिए काम आती हैं। जैसे फंक्शन के पैरामीटर की तरह होती हैं, जैसे फंक्शन के पैरामीटर हम पास नहीं करते मेन फंक्शन से, हम पास करते ऊपर वाले फंक्शन में ऐसे। और ये रीड ओनली होती हैं। ठीक है, इम्यूटेबल होती है, मतलब कि हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। और डेटा या फंक्शन पास करने के लिए यूज होती है, लाइक डेटा शेयरिंग के लिए। ओके, अब चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे स्टेट क्या होता है रिएक्ट के अंदर। तो स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कंपोनेंट के अंदर चेंजिंग डेटा स्टोर करता है। ठीक है, स्टेट मतलब स्टेट से आप क्या समझते हो, लाइक ऑन या ऑफ। तो स्टेट एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है जो कंपोनेंट के अंदर चेंजिंग, जो डेटा चेंज हो रहा है उसका स्टोर करता है। जैसे हम स्टेट का जब यूज करते हैं, यूज स्टेट जैसे होता है, हुक्स होते हैं ये। ठीक है, तो मेरे पास कोई काउंट है जो हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो स्टेट के थ्रू मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ कि उसकी वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। ठीक है, तो यूज स्टेट आपका एक हुक होता है। ऐसी आपका स्टेट होता है जो आपकी करंट स्टेट को पता करता है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह है जो कंपोनेंट के अंदर चेंजिंग डेटा को स्टोर कर रहा है, उनकी स्टेट को स्टोर कर रहा है। ठीक है, डायनेमिक डेटा स्टोरेज होती है, मतलब डायनेमिक डेटा को होल्ड करता है। स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स डायनेमिक डेटा डेट कैन चेंज ओवर लाइफ टाइम ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, कंट्रोल बिहेवियर्स, मतलब स्टेट चेंज होने पर कंपोनेंट री रेंडर होता है। जैसे स्टेट चेंज हुआ तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। और ट्रिगर री रेंडर, मतलब कि व्हेन स्टेट चेंज रिएक्ट ऑटोमेटिकली री रेंडर्स द कंपोनेंट टू रिफ्लेक्ट द न्यू डाटा। तो जैसे स्टेट चेंज होता है वो री रेंडर होता है जिससे हमारा न्यू डेटा जो है वो दिख जाए। तो यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट होती है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, वही होता है लाइक एक ऑब्जेक्ट होता है जो कंपोनेंट के अंदर चेंजिंग डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, अगर ये आता है तो आपको बताना है कि ये एक कंपोनेंट है जो चेंजिंग डेटा को स्टोर कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, डायनेमिकली चेंज होता है। ठीक है, और स्टेट का चेंज होने पर री रेंडर हो जाता है, ये सब आपको बता देना है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे की डिफरेंस बिटवीन स्टेट और प्रोप। ठीक है, तो देखो प्रोप क्या होता है, वो पेरेंट से पास होते हैं मेन चीज। वाइल जो स्टेट है वो मैनेज होता है विद इन कंपोनेंट, कि आप कंपोनेंट के अंदर ही उसे बनाते हो। ठीक है, वो कहीं से पास नहीं होता। और प्रोप्स इम्यूटेबल होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोप्स हमारे एक्सटर्नल डेटा सोर्स है कि बाहर से आ रहे हैं वो, लेकिन स्टेट हमारे इंटरनल डेटा सोर्स है। और ये जो प्रोप्स है ना वो फ्लो डाउनवर्ड ओनली, ठीक है, डाउनवर्ड ही जाता है। वाइल जो हमारी स्टेट है वो कंपोनेंट स्पेसिफिक होते हैं, और ये कंपोनेंट के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होते हैं, और ये डायनेमिक और चेंजिंग डेटा के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो प्रोब्स हमारे एक्सटर्नल मतलब बाहर से आते हैं, आप क्विक मेमोरी के लिए याद कर सकते हो। स्टेट आपके इंटरनल होते हैं। ठीक है, कि आप उनको खुद कंट्रोल करते हो। तो प्रोप्स एंड स्टेट में अगर डिफरेंस आता है तो आपको दो तीन डिफरेंस बता देना है, लाइक प्रोप्स पेरेंट से आते हैं, स्टेट हमारा खुद का होता है। और प्रोप्स को हम चेंज नहीं कर सकते और स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। और प्रोप्स एक्सटर्नल है और स्टेट हमारा इंटरनल है। तीन भी बता दोगे तो भी इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज स्टेट हुक क्या होता है। ठीक है, तो हुक्स को और भी लाइक अगर आप डिमांड करते हो तो और क्वेश्चन भी जब लाएंगे तो उसमें पूरे हुक्स सारे कवर हो जाएंगे, यूज स्टेट, यूज अफेक्ट, यूज रेफरेंस। ठीक है, अगर इफ़ यू नीडेड आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यूज स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट एक हुक होता है जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट ऐड करता है। ठीक है, उसकी क्या स्टेट है, तो पहले सिर्फ क्लास कंपोनेंट स्टेट यूज कर सकते थे। ठीक है, एक स्टेट वेरिएबल और सेटर फंक्शन रिटर्न करते हैं। एग्जांपल लाइक देखो,
इसके एग्जांपल से समझते हैं। यूज स्टेट एक लाइक स्टेट की तरह होता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपका कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट कर दिया और यूज स्टेट जीरो कर दिया, मतलब इनिशियली इसमें जीरो है। ठीक है, काउंट में आपकी रियल वैल्यू है और जब भी आपको अपडेट करनी होगी आप सेट काउंट यूज करोगे। ठीक है, और यूज स्टेट को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से, क्योंकि एक हुक है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक यूज स्टेट का यूज करके काउंट ले लिया, एक सेट काउंट ले लिया। मतलब जब भी आप वैल्यू अपडेट करोगे वो सेट काउंट की मदद से करोगे, और जो वैल्यू अपडेट कर दोगे वो फिर काउंट में चली जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने बटन बताया कि यू क्लिक्ड काउंट टाइम्स, मतलब ये बता रहा है कि आपने इतने टाइम, मतलब यहाँ पे एक नंबर आ रहा है कि कितने टाइम क्लिक करा है, और यहाँ पे एक बटन आ रहा है। तो जब भी आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आपकी काउंट की वैल्यू बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? ये बढ़ रही है यूज स्टेट की मदद से। देखो, यू क्लिक्ड काउंट टाइम्स, तो मतलब काउंट में रियल वैल्यू है, तो जब आपको रियल वैल्यू प्रिंट करानी हो तो आप कर्ली ब्रेसेस के बीच में उसको वेरिएबल को लिख देते हो। इस तरीके वेरिएबल को मान सकते हो कि ये वेरिएबल है। ठीक है, और फिर आपने एक बटन बनाया जिसमें आप ऑन क्लिक करने पे, ठीक है, क्लिक करने पे सेट काउंट को काउंट प्लस वन कर दे रहे हो। ठीक है, मतलब सेट काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दे रहे हो, काउंट प्लस वन कर दे रहे हो। जैसे ही आपने काउंट प्लस वन करा, सेट काउंट काउंट प्लस वन करने पे आपकी काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब जब भी आपको अपडेट करना होगा आप सेकंड जो लिखा है आपने उसमें अपडेट करोगे, और जब भी आपको रियल वैल्यू प्रिंट करानी होगी काउंट में प्रिंट कराओगे। तो ये फायदा है यूज स्टेट का। तो ये करंट स्टेट को अपडेट कर देता है। ठीक है, ये एक हुक है जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट ऐड करता है। तो इसकी सिंपल डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, की सिंपल डिक्लेरेशन होती है, कॉल यूज स्टेट विद एन इनिशियल वैल्यू टू क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल, रिटर्न्स अ पेयर। तो ये दोनों को, मतलब करंट स्टेट वैल्यू क्या है और एक फंक्शन टू अपडेट क्या है। ठीक है, दोनों को रिटर्न करता है, इजी अपडेट्स होती हैं। तो इन शॉर्ट आपको यही बताना है कि अगर यूज स्टेट इंटरव्यूअर पूछता है तो ये एक हुक है जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट ऐड करता है, मतलब उनकी स्टेट बताता है। ठीक है, डेट ब्रिंग स्टेट मैनेजमेंट टू फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो इसकी मदद से आप किसी चीज़ को अपडेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज अफेक्ट हुक क्या होता है? तो यूज अफेक्ट हुक को साइड अफेक्ट्स हैंडल करता है, जैसे कि डेटा फेच करना, इवेंट सब्सक्रिप्शन, मैनुअल डोम, मतलब कि कोई बटन क्लिक हो रहा है तो ये अफेक्ट ला सकते हो आप इस तरीके से। तो द पर्पज ऑफ पावर क्या है? द यूज अफेक्ट हुक्स हैंडल साइड इफेक्ट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स को हैंडल करता है फंक्शनल कंपोनेंट्स में। ऑपरेशन टू रीच आउट द कंपोनेंट लाइक डाटा फैचिंग, सब्सक्रिप्शन और मैनुअल डोम अपडेट्स। ठीक है, डोम में जैसे कुछ अपडेट हो रहा है तो आप यूज अफेक्ट से उस अफेक्ट को शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसके नाम में पता लग रहा है यूज अफेक्ट, मतलब कोई अफेक्ट हो रहा है तो उसको आप शो कर सकते हो। It runs after the React re-renders your component to the screen, making it perfect or for tasks that need to happen after the UI updates. ठीक है, और ये सब है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे ये है कि रिएक्ट ने रेंडर करा आपका कंपोनेंट विद करंट डेटा। ठीक है, रेंडर कर दिया, फिर यूज इफेक्ट चला, साइड इफेक्ट कोड एग्जीक्यूट आफ्टर द रेंडर कंप्लीट्स, और फिर क्लीन अप फंक्शन रन्स बिफोर द नेक्स्ट और अनमाउंट। ठीक है, जैसे ये आपका एग्जांपल है एक, कि आपने यूज इफेक्ट, जैसे आपने यूज स्टेट इंपोर्ट किया था ऐसे आपने यूज इफेक्ट इंपोर्ट करा। ठीक है, फिर आपने एक फंक्शन चलाया यूजर प्रोफाइल। ठीक है, यूज इफेक्ट चालू कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, फैच कर रहा है यूजर डेटा आफ्टर कंपोनेंट रेंडर्स, मतलब सिर्फ रेंडर्स। ठीक है, जैसे कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, उसके रेंडर होते ही एक अफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो यही तो यूज इफेक्ट का काम है कि साइड इफेक्ट्स हैंडल करना। तो जैसे ही वो रेंडर हुआ तो यूज इफेक्ट ने यूजर का डेटा फैच करा। ठीक है, और फिर क्लीन अप फंक्शन ये ऑप्शनल होता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, पर मेन चीज है कि आप कुछ करने पे कोई अफेक्ट शो कर रहे हो, तो जैसे ही वो रेंडर हुआ आपने यूज इफेक्ट से फेच कर लिया यूजर का डेटा। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये होता है, अगर इंटरव्यू पूछता है कि सिंटेक्स क्या होता है तो ये होता है कि यूज इफेक्ट एरो फंक्शन, और फिर आप एंड में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो, एम्प्टी एरे रन वंस ऑन माउंट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, जो आपके क्लास कंपोनेंट्स है वो पुराने हैं। ठीक है, और फंक्शनल जो है अब नए वाले हैं। तो क्लास कंपोनेंट्स डिफाइंड एज ES6 क्लासेस दैट एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एंड रिक्वायर अ रेंडर मेथड। तो इनको एक रेंडर मेथड चाहिए होता है, और ये एक्सटेंड करते हैं आपको रिएक्ट कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो मेन क्या है कि ये ES6 क्लास होती हैं, और जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल JS फंक्शन होती हैं। ठीक है, जैसे वो आपका प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। और स्टेट मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारा क्लास कंपोनेंट्स हैं वो दिस डॉट स्टेट और सेट स्टेट यूज करती है। ठीक है, लोकल स्टेट इज मैनेज्ड यूजिंग दिस डॉट स्टेट एंड अपडेट विद दिस डॉट सेट स्टेट। तो यूज स्टेट से सिर्फ मैनेज करती है उसका स्टेट, और अगर स्टेट सेट करना हो तो सेट स्टेट से करती है, दिस डॉट सेट स्टेट से। वाइल जो आपका फंक्शनल है जो नए वाले हैं वो यूज स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, न्यू हुक्स का। और इसमें लाइफ साइकिल मेथड्स यूज होते हैं, इसमें हुक्स यूज होते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, और इसमें हुक्स यूज होते हैं जैसे यूज अफेक्ट। और फिर एंड में परफॉर्मेंस की बात करें
तो ये ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड है इसके अंदर। और इसकी बात करें तो ये क्लीन एंड कॉन्साइज होता है, ठीक है, फंक्शनल लेयर वाले क्लीन एंड कॉन्साइज होते हैं। और यूसेज ट्रेंड की बात करें तो ये ओल्डर स्टाइल है और ये न्यू स्टाइल है। तो आपका फंक्शनल जो कंपोनेंट है वो हुक्स का यूज़ करता है और इसमें प्लेन जावास्क्रिप्ट होती है। एंड इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है, क्लीन एंड क्लियर कोड होता है और ये मॉडर्न टेक्निक है। वाइल ये आपका ओल्ड टेक्निक यूज़ करता है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स को एक्सटेंड करता है एंड आपके सेट स्टेट दिस डॉट स्टेट का यूज़ करता है, ठीक है। एंड क्लीन कोड नहीं है, ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड है ना, ओल्डर स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 10 रिएक्ट के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो फ्रेशर में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसी और क्वेश्चन के लिए कमेंट करो, हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है रिएक्ट के, जिसके भी आपको चाहिए हो, रिएक्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, मोंगोडीबी, नोड जेएस, एसक्यूएल, किसी के भी चाहिए हो, जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।